नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले 27 अप्रैल को चंपावत में कांग्रेस ने धरना दिया था और मांग की थी कि जो 33% महिलाओं के लिए विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में आरक्षण है उसको तत्काल लागू किया जाए। उसमें डिलिमिटेशन की जो बाध्यता है उसको खत्म किया जाए। और एक दिन बाद 28 अप्रैल को यानी कि कल उत्तराखंड विधानसभा में एक विशेष सत्र हुआ है और सत्र में एक प्रकार से एक निंदा प्रस्ताव पास हुआ। ये कहा गया कि कांग्रेस तथा तमाम दूसरे विपक्षी दलों ने 131वें संविधान संशोधन में अड़चन डाली है। एक प्रकार से महिला आरक्षण को लागू करने में देरी के एक विध कसूरवार है। इसके एक दिन बाद 29 अप्रैल को चंपावत बीजेपी जिला कार्यालय में जन आक्रोश सम्मेलन हुआ। तमाम बड़ी महिला नेत्री इसमें शामिल थी। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष भावना मेहरा, चंपावत जिले से ताल्लुक रखने वाली ऊर्जा मंत्री हेमा जोशी सहित तमाम नेता इसमें शामिल थी। और उनका सीधा सीधा ये कहना है कि कांग्रेस महिला आरक्षण में अवरोध पैदा कर रही है। इस बात को वो लोगों तक पहुंचाएंगी। इस संबंध में क्या कहना है, जन आक्रोश सम्मेलन क्यों, क्या कहते हैं जो महिला नेता हैं? तो महिला आरक्षण को लेकर 131वां संविधान संशोधन जो पास नहीं हो पाया, जो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का हुआ था 16-17 अप्रैल को, तो अब उसके बाद जो आज आप लोगों का जन आक्रोश सम्मेलन है, इसकी नौबत क्यों आई? और इससे पहले जो कल 28 अप्रैल को स्टेट असेंबली में जो स्पेशल सेशन हुआ है, इसको करने की जरूरत क्या है? देखिए कि जिस तरह से महिलाएं 2 दशक से इंतजार कर रही थी कि संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं को स्थान मिलेगा, और अपेक्षा थी, जिस तरह से लग रहा था 2023 में सितंबर में ये पारित हो गया। फिर विधेयक में संशोधन करते हुए परिसीमन और जनगणना की बात की गई, क्योंकि उसके बिना संभव नहीं था कि परिसीमन के बिना संभव ही नहीं है कि आरक्षण की व्यवस्था हो पाए। तो परंतु जिस तरह से विपक्षियों ने महिलाओं की जो मांग थी उसे कुचल दिया और महिलाओं को इस तरह से निराश किया, उसको लेकर एक महिलाओं में बहुत ही आक्रोश का भाव है। और इस आक्रोश को आप देख रहे होंगे कि हर स्तर पर, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आधी आबादी का विषय है, ये आधी आबादी को ये सब दल आज तक वोट बैंक के रूप में उपयोग करते आए हैं। और उसको जहां अब उसके अधिकार देने की बात हुई, उसके ऐसा नहीं है कि कोई उपकार किया जा रहा था, ये हमारा नैसर्गिक अधिकार था। और आज जहां उसे देने की बात आई और लगा कि ये चीजें चरितार्थ हो जाएंगी, तो वो सब चीजें महिलाएं बहुत निराशा का भाव में आया है। क्योंकि जिन नीति निर्माण को लेकर हम सोचते थे कि हम इसमें भागीदारी करेंगे, कि जब हम आधी आबादी है तो क्यों ना नीति निर्माण में और योजनाओं बनाने में हमारी भी भागीदारी हो, और महिलाओं को लेकर योजनाएं बनती है तो महिलाओं की भी उसमें भागीदारी हो, हम स्वयं तय करें कि हमारे लिए क्या योजनाएं बननी चाहिए। परंतु जिस तरह से विपक्ष ने और कांग्रेस और ये अन्य दलों ने, जो महिला विरोधी जिनके चेहरे रहे हैं, उन्होंने इसे कुचला है, उसको लेकर ये महिलाओं का जो आक्रोश है वो आप देख रहे हैं सड़कों पे उतर के आ गया है। और मशाल जुलूस के माध्यम से, पद यात्राओं के माध्यम से हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि इन पार्टियों को ये होश ना आ जाए कि उनको महिलाओं का अधिकार देना ही पड़ेगा। और अगर वो सोचते हैं कि आगामी चुनाव में वो महिलाओं को फिर से बेवकूफ बना पाएंगे और ये फिर से पुनः महिलाओं का वोट बैंक ले पाएंगे, तो मैं चेतावनी देना चाहती हूं कि महिलाएं अब सशक्त हैं, पढ़ी लिखी हैं और सब अध्ययन किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके कुतर्कों को वो समझ नहीं पा रही है। कि आप कभी कहते हैं धर्म के नाम पर आरक्षण कर दीजिए, जो संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है, तो महिलाएं सब समझती है कि आप नहीं देने के पीछे अपने ये कुतर्क दे रहे हैं। तो अब ये जो आगामी चुनाव है, चाहे वो 2027 का चुनाव है या 2029 का चुनाव है, इसमें इनको इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और ये सारे दलों का महिलाओं के वोट बैंक, इनका महिलाएं वोट पूरा बॉयकॉट करेंगी, और मुझे लगता है इनका सुपड़ा ही साफ हो जाएगा और आगामी चुनाव में इससे भी बदतर इनकी स्थिति रहेगी। जैसे आपने कहा जन आक्रोश कार्यक्रम क्यों होता है, लेकिन जो 131वां संविधान संशोधन पास नहीं हो पाया, तो सरकार का कहना है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन क्या
जो 2023 सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, उसमें सेंसस जो 2011 के बाद की सेंसस और डिलिमिटेशन का जो मामला था, ये दो क्लॉज रखकर सरकार ने जो कानून बनाया उसमें कोई चूक हो गई, ऐसा आप मानती हैं क्या? देखिए, वो आवश्यक भी था, वो करना इसलिए भी आवश्यक था तो बिना परिसीमन के, क्योंकि बिना पिछले 5 दशकों से परिसीमन हुआ ही नहीं है सीटों में, और परिसीमन के बिना, क्योंकि एक सांसद पे औसतन 26 लाख की हमारी आबादी है, और ऐसा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि वो प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी असंतुलित था। तो ऐसा संभव नहीं है कि इतने बड़े क्षेत्र का विकास हो पाए योजनाबद्ध तरीके से और इतना बड़ा क्षेत्र देख पाए। और अन्य देशों में भी हम देखें तो कहीं 17 लाख की आबादी में है, कहीं 1 लाख की, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी 7.5 लाख की आबादी पे एक सांसद है। तो परिसीमन तो आवश्यक था ही था, क्योंकि परिसीमन के बिना संभव ही नहीं है। और उसके लिए जनगणना की भी आवश्यकता है, क्योंकि आबादी जनसंख्या पे आधारित हमारा परिसीमन है। जैसा कि कल जो विधानसभा सेशन हुआ, स्पेशल सेशन, उसमें विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने एक संकल्प रखा, और संकल्प ये था कि जो 33% आरक्षण है विधानसभा में 2027 से कर दिया जाए, और वो जो उनका संकल्प था वो खारिज कर दिया गया। तो क्या पार्टी अगर तत्काल आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हो, ये बात वो कहती है, तो बीजेपी क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं करती? तत्काल तो लागू करने के लिए इसीलिए तो ये परिसीमन ये सब किया गया कि 2026 का बिल पारित करने के पीछे कारण ही ये था कि तत्काल, नहीं तो अगर वो आज की परिस्थिति में करते हैं तो फिर ये बिल 2034 तक तो फिर भी आरक्षण नहीं मिल पाएगा। उसके पीछे कारण ही यही था। तो महिला आरक्षण कानून तो फिलहाल लटक गया है, उसको समय लगेगा, लेकिन जो उत्तराखंड सहित अगले साल जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, प्रदेश, पंजाब इत्यादि, तो क्या भारतीय जनता पार्टी चूंकि सिद्धांत रूप से वो महिलाओं के आरक्षण को देने को राजी है, तो जब तक कानून नहीं बनता है तो कोई ऐसी नजीर अपने स्तर से पेश करती है कि अगले साल जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें वो स्वतः 33% आरक्षण देकर एक मॉडल पेश करेगी, और दूसरे राजनीतिक दलों को ये भी वो कह सकेगी कि वो महिला हितैषी नहीं है, हम दे रहे हैं। तो क्या इस तरह की कोई प्रयास आप लोगों के स्तर से, जो संगठन पे भी, सरकार पे भी प्रयास किया जाएगा? देखिए, पूर्व में आपने देखा होगा पंचायतों में आरक्षण नहीं था, तो आरक्षण नहीं होने के कारण पंचायतों का प्रतिनिधित्व महिलाएं बहुत कम संख्या में कर पाती थी, और उनकी तैयारी ही नहीं रहती थी, क्योंकि उस तैयार से उनकी तैयारी नहीं है तो वो उस पटल पे आने की सोच भी नहीं पाती थी। तो लेकिन 50% आरक्षण हुआ, उसके बाद आप देख रहे हैं 50 से भी लगभग 60% की हमारी जो महिला आबादी है वो पंचायत के विभिन्न पदों पे प्रतिनिधित्व कर रही है। और यहाँ भी क्योंकि महिलाओं की ये अपेक्षा नहीं है कि हमें सीट यहाँ पर आरक्षण है, और क्योंकि तैयारी ही नहीं है, उस स्थिति में जहां महिलाओं की तैयारी होगी, जहां महिलाएं हमारी विधायक के लिए तैयारी की होगी, क्योंकि ऑलरेडी पुरुष विधायक बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत तो महिलाओं के लिए भी है ना। महिला वही तो स्थान मांगेगी जहां पर उन्हें अपेक्षा होगी कि हमें स्थान मिल पाए, और पुरुष विधायक हमारे अपेक्षाकृत कार्य किए हुए हैं, पूर्व में उनकी तैयारी है। तो जहां पर महिलाएं हमारी मजबूत होंगी, जहां पर हमारी सशक्त प्रतिनिधित्व होगा और महिलाओं को लगेगा, तो वो अपनी दावेदारी भी करेंगी और निश्चित तौर पर टिकट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, जहां पर जीतने की उम्मीद होती है महिला प्रत्याशी को आगे बढ़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती भी है। चूंकि चंपावत वो जिला है जहां बीजेपी ने सबसे पहले महिलाओं को टिकट दिया है, बीना मेहराना जी और आप दो यहाँ से प्रत्याशी रहे 2007 और 2012 में, तो क्या अब 2027 में जब चुनाव होंगे तो चंपावत जिले की 2 विधानसभा सीटों में से किसी एक सीट से महिला प्रत्याशी उतारी जा सकती है, या इस तरह का कोई पहल होगी? देखिए, मैं तो कहूंगी कि हमारा अहोभाग्य है कि हमें खुद विधायक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, और ये बहुत बड़ा त्याग है आज स्वर्गीय कैलाश जहतोड़ी जी का, जो उन्होंने हमारे इस क्षेत्र को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है। और जितना विकास, जितना कार्य हो रहा है, तो महिलाएं भी तो ये सोचती हैं कि हम अपने जिले में, जो हमारे पास कुबेर का खजाना मेरे जिले के अंदर है, तो यहाँ पर तो मैं सोचती हूँ कि महिलाओं के भाव भी नहीं आने चाहिए कि हमें टिकट मिलना चाहिए। मेरे अपना सोच, हाँ, पहले लोग सोचते थे, हम भी चाह रहे थे। 2017 में मैंने पूर्ण दावेदारी करी कि 12 में मैं लड़ी हूँ, तो मेरा हक बनता है मुझे दोबारा टिकट दिया जाए। उस समय जब नहीं दे पाए, किसी कारणवश नहीं रहा होगा, संयोग जो भी रहा,
लेकिन आज तो हम सोचते हैं कि अब ये हमारी अपने आप की मूर्खता कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व को, एक ऐसे मुख्यमंत्री को अपने जिले से हम तो हाथ पैर जोड़ के कह रहे हैं कि आप चंपावत से ही लड़िए और आप हमारा स्वागत है, आपका स्वागत करते हैं, हम उनको कहीं बाहर जाने नहीं देंगे। महिला आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी भी पक्षधर है, कांग्रेस भी पक्षधर होने का दावा करती है। जब दोनों पार्टियां महिला आरक्षण को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, कांग्रेस का कहना है कि तत्काल लागू किया जाए, 543 लोकसभा की सीटों में लागू किया जाए और इसको मौजूदा दौर में लागू किया जाए, उत्तराखंड में 2027 में जो चुनाव होने हैं उसमें लागू किया जाए। इसको लेकर विपक्ष के नेता यशपाल आर्या ने कल विधानसभा में एक संकल्प भी रखा जो नामंजूर हो गया। वहीं बीजेपी का जो कहना है कि 131वें संविधान संशोधन को पास होने से रोककर कांग्रेस ने अपना महिला विरोधी चेहरा उजागर किया है। यह आरोप सही है कि 131वें संविधान संशोधन में कांग्रेस ने विरोध किया। आखिर जो महिलाओं के आरक्षण को लेकर इफ एंड बट किंतु परंतु की जो राजनीति है, दोनों पार्टियां चाहती हैं कि आरक्षण हो, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन लगाई जा रही है। ऐसे में क्या महिला आरक्षण को लेकर राजनीति हो रही है? क्या महिला आरक्षण को लेकर जमीन पर कोई ठोस काम होता दिख रहा है? 2022 के विधानसभा चुनाव की जो स्थिति है, 70 सीटों में सिर्फ 8 महिला विधायक हैं, जिसमें से 6 बीजेपी की हैं, 2 कांग्रेस की हैं, यानी कि 12% से भी कम महिलाएं विधानसभा में प्रतिनिधित्व करती है। और ये बिल्कुल तय लग रहा है कि जो महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक दल चाहे जो बात कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, महिलाओं के हिमायती होने के जितने तर्क पेश करें, लेकिन 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम होना है। 33% की बात तो दूर, ये 15% तक भी नहीं पहुंचेगा जो मौजूदा स्थिति है। ऐसे में क्या महिला आरक्षण को लेकर एक राजनीतिक दांव चला जा रहा है, सियासी चाल चली जा रही है या सियासत की जा रही है? इसमें तमाम राजनीतिक दल क्या इसमें एक सियासत देख रहे हैं? इसको आने वाले दिनों में जब अगले चुनाव होंगे, टिकटों के वितरण के समय सभी राजनीतिक दलों को परीक्षा देनी होगी।